तो कल अपन व्युत्पन्न मात्रा कर रहे थे लास्ट में। व्युत्पन्न मात्रा, तो देखिए कल अपन शुरू में किया था, जैसे वेग का कर लिया था, वेग, हाँ चाल वेग हो गया था, बल का कर लिया था। अब बल जैसे है, बल के जैसे तनाव भी आप साइड में लिख सकते हैं उसको, अगर तनाव आ जाए तो भी मतलब बल वाला आएगा सेम, ठीक है। साथ में कहते प्रणोद आ जाए, प्रणोद, तो प्रणोद भी क्या होता है, बल ही होता है। तो कई बार ऐसा भी ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन कौन सी राशियों की मात्रक समान है, बल और प्रणोद दे दिया, बल और संवेग दे दिया, ऊर्जा और मतलब दे दिया, शक्ति दे दी, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया, या कॉलम मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, प्रणोद मतलब नाम एक पर्यायवाची है, बाकी चीज़ एक ही है ये, ठीक है। और बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर भी होता है। तो अगर वैसा भी कुछ हो जाए ऑप्शन तो सब बल एक, अब ये भी ध्यान रख सकते हैं, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, जो न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण है ना, संवेग में परिवर्तन की दर, इससे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर और केवल संवेग में परिवर्तन, इसमें फर्क है। कोई भी चीज़ में दर अगर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, तो मतलब उसमें समय का भाग देते हैं। तो संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी, उसमें समय का भाग दोगे तब संवेग में परिवर्तन की दर बनेगी। तो संवेग में परिवर्तन बल नहीं है, संवेग में परिवर्तन को तो आवेग बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन तो आवेग कहलाता है, और संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल कहलाती है, ठीक है। अगला लें अपन, अब जो भी नंबर डालना अगला, तीसरा ये हो गया, तीसरा चौथा नंबर डाल लेते हैं अपन, ये तीसरा नंबर था। अब अपन जैसे बल है, बल से ही और बनेगा एक दाब है, तो दाब का भी संबंध किससे होता है, बल से। ये छोटे छोटे अपन को आने चाहिए थोड़ा प्रैक्टिस में। बल बटा क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। अब सॉरी, न्यूटन की जगह अपन उसको अपन कल लिख रहे थे, पूरा एमकेएस में लिखोगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया था। उस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूटन ही बोल सकते हैं। तो बल की जगह आप सीधा क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, बटा क्षेत्रफल वही क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मीटर गुणा मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल किसी का भी क्या होता है, किसी भी जैसे अलग अलग अगर चीज़ें जैसे मान लो आयत है तो क्षेत्रफल इसका लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालेंगे। वर्गाकार है तो मीटर स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर बोल देते हैं। अगर गोला है तो सूत्र अलग हो सकता है 4/r², लेकिन मात्रक वही आएगा सबका, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल चाहे आयत का निकालें, चाहे वर्ग का निकालें, चाहे गोले का निकालें, चाहे शंकु का निकालें, क्षेत्रफल का सूत्र मीटर मतलब मात्रक जो होगा वो मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो इसलिए कोई सी भी चीज़ में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दाब जैसा होता है, दाब के समान ही प्रतिबल होता है एक, तो ये भी आप लिख लें, प्रतिबल। प्रतिबल भी एकांक क्षेत्रफल लगने वाला दाब बल ही होता है, इसको मैं आगे लिख दूंगा। तो जैसा दाब है वैसा ही क्या है, प्रतिबल। तो इसका अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और जैसा प्रतिबल होता है ऐसे ही क्या आएगा, प्रतिबल में अगर विकृति का भाग दे दोगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बन जाता है, प्रतिबल बटा विकृति। तो वो क्या बन जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वाई जो लिखते हैं अपन। इसको स्ट्रेस बोलते हैं सिंपल, और इसको स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्टेनलेस स्टील आता है ना, क्या मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, जिसका मतलब कोई विकृति नहीं आए, ऐसा स्टील। जैसे कई बार स्टील के बर्तन लाते हैं और शायद से तड़क जाते हैं, टूट जाते हैं, इसका मतलब उस स्टील में स्टेन आ गया, विकृति आ गई। जबकि ये तो वो अपन लाते हैं स्टेनलेस स्टील करके बोलते हैं कि ऐसा स्टील जिसमें स्टेन नहीं आएगा, विकृति नहीं आएगी, टूटेगा नहीं वो, तो वो स्टेन होता है। और ये स्ट्रेस ही होता है प्रतिबल। और ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं अलग अलग नहीं लिखा रहा हूँ, आप समझ लें। दाब का अगर आपको निकालना आ गया तो दाब का आने का मतलब प्रतिबल भी आ गया, और प्रतिबल आ गया तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी आ गया। क्योंकि विकृति जो होती है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का तो वही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वाला, और विकृति मात्रकहीन होती है। तो ये तो हो गया वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विकृति जो होती है ऐसा कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन होती है। क्योंकि विकृति सिंपल सा
कोई भी चीज़ के जैसे लेंथ है तो लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ सेम चीज़ आती है, ऊपर नीचे दोनों समान राशियों का अनुपात है विकृति। आयतन में परिवर्तन बटा आयतन या क्षेत्र में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, तो दोनों सेम चीज़ों का अनुपात विकृति होती है, तो केवल प्रतिबल का मात्रक ही इसका यंग प्रत्याशा गुणांक का मात्रक बन जाएगा। ऐसे ही अभी देखिए भी है, लेकिन पृष्ठ तनाव, तनाव जैसे मैंने बोला बल और तनाव एक चीज़ है, लेकिन आपसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी द्रव की सतह में जो खिंचाव होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। उसको जब ज्ञात करते हैं तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, तो ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी प्रश्न अगर टी लिखते हैं तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यानी एफ बटा एल यूनिट लेंथ पे। जैसे कोई भी सरफेस है पानी की है, उसकी लंबाई लें पर ना, उस लंबाई पर एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लगे, इस तरह से नापते हैं उसको। तो बल का मात्रक तो वही न्यूटन हो गया। इसको अपन चाहे तो वही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और शॉर्ट में अपन न्यूटन लिख देंगे, और एल का क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक। ये मैं वो लिखा रहा हूँ साथ साथ जो बल से संबंधित है, कहीं ना कहीं बल हो गया, बल जैसा ही प्रणोद हो गया, बल जैसा ही तनाव हो गया। लेकिन बल में एरिया का भाग दोगे तो क्या आएगा, दाब आएगा, प्रेशर आएगा, और वैसे ही क्या आएगा, प्रतिबल आएगा, और वैसे ही क्या आएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। ठीक है, फिर लेकिन थोड़ा सा लगा गया पृष्ठ तनाव, ये बल से अलग है, बल से आएगा लेकिन बल से अलग है, ये बल बटा लंबाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। फिर लेकिन कैसा ही बल जैसा आएगा संबंध किसका, बलागुण का। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आती होंगी ना, तो आगे जो बार कोई बड़े आएंगे, किसी नियतांक का मात्रक आएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बल आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं इसको, टो से लिखते हैं, टाउ, TAU टाउ, इंग्लिश में टॉर्क बोलेंगे इसको। तो बल आघूर्ण जो होता है वो बल गुणा भुजा होती है उसकी लंबाई, तो टो बराबर RF होता है। तो इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या हो गया, लंबाई, ये तो लंबाई हो गई या दूरी हो गई, और ये बल हो गया। तो बल का पहले न्यूटन पहले लिख लो चाहो तो, न्यूटन गुणा मीटर, बल आघूर्ण का न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, बल आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण भी आएगा, आपको बताओ, बताएंगे, एक मिनट आगे चलते हैं। ऐसे ही एक आएगा जूल, सॉरी जूल क्या, कार्य, कार्य का संबंध बल से है, तो बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। यानी आपको सूत्र पता होंगे तो मात्रक भी आ जाएंगे, और मात्रक आएंगे तो विमाएँ भी आ जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते इन सब का अभ्यास हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनको देख लो, और जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जो भी कोई भौतिक राशि आएगी उसके बारे में दोबारा मात्रक के विशेष फोकस करता हूँ मैं, तो इसलिए आपको याद हो जाए कोई बात। तो बल का मात्रक तो क्या हो गया, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। न्यूटन को ये लिखना नहीं भूला आप, न्यूटन का क्या गया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि विमा तो इनसे आएगी, न्यूटन लिखने से विमा नहीं आएगी, विमा आएगी मूल मात्रा के रूप में जब लिख लोगे आप, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड इस रूप में लिख लोगे, उसके बाद ही विमा बन सकती है। और ये मीटर, तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का आ गया, कार्य जो होता है सेम इसी का, वही मात्रा किसका होगा, ऊर्जा का, जो ऊर्जा को होगा वही किसका होगा, ऊष्मा का। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनका सबका समान मात्रक है। ऊष्मा बोल दे, कार्य बोल दे, ऊर्जा बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा बोल दे, चाहे स्थिर ऊर्जा बोल दे, चाहे विद्युत ऊर्जा बोल दे, चाहे ध्वनि ऊर्जा बोल दे, ऊर्जा जो है सारी एक ही है। ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य सब एक ही है, लेकिन कार्य करने की दर वो अलग चीज़ हो जाएगी। दर का मतलब आता ही समय का भाग लग जाएगा, और वो बन जाएगी पावर, बन जाएगी शक्ति, बन जाएगी। विशिष्ट ऊष्मा अलग चीज़ हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा अलग चीज़ हो जाएगी।
तो उष्मा में गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा ये ध्यान रखना, लेकिन गुप्त उष्मा आ जाए तो वो अलग है, इसके लिए अपन अलग से लिखेंगे। तो बात देखो आप, अगला है जैसे विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, इसको जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखेंगे, डी क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डी टी बोल सकते हैं या डी थीटा ही बोल देते हैं। ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। मात्रक निकालने के लिए उन राशियों में संबंध क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यानी विशिष्ट उष्मा कौन सूत्र में आती है, इस वाले सूत्र में काम आती है। तो ये एस है, ये एस है विशिष्ट उष्मा। तो इसका मात्रक निकालना है तो इसके साथ जो बाकी राशियाँ हैं इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको अकेला करना पड़ेगा। कहीं भी अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, अगर किसी भौतिक राशि का मान निकालना है तो भौतिक राशि अकेली होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसका आगे सूत्र बन पाएगा उधर। तो ये एस का मात्रक निकालना तो इस दोनों चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो हटाने के लिए इन दोनों को क्या करने पर इधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इधर ये दोनों चीज़ एम और डी टी ये एस के गुणा के रूप में, तो दूसरी तरफ आएगी तो ये भाग के रूप में हो जाएगी। तो डी क्यू अपॉन एम डी टी इजिकल टू एस हो गया। तो ये डी क्यू ये तो वही उष्मा है, ये द्रव्यमान है, और डी टी ताप है। तो एस का मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, डी क्यू यानी उष्मा, उष्मा का मात्रक वही क्या हो जाएगा, अभी लिखा था न्यूटन मीटर प्रति, कार्य का मात्रक था ना, नहीं न्यूटन गलत बोल रहे हो आप, उष्मा का तो लगेगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन के साथ बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, मीटर। बल जैसे कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन और विस्थापन मात्रक मीटर। तो न्यूटन के साथ तो क्या बोलना पड़ेगा मीटर, लेकिन किलोग्राम बोलोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। तो दोनों तरह से ध्यान रखना अपने को। उष्मा का मात्रक वही है जो ऊर्जा का है, और ऊर्जा का मात्रक लिखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे ये एम फिर आ गया, तो ये क्या हो गया किलोग्राम, और डी टी ताप है, तो ताप का मात्रक क्या था केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, तो ऊपर बच गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर केल्विन। ऊर्जा का या उष्मा का जो मात्रक हम बोल रहे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, जूल ही बोलते हैं। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन भी हो जाएगा ये। ऊर्जा का मात्रक या उष्मा का मात्रक जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूटन मीटर बोल रहे हैं या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं, इसको एक साथ क्या बोलेंगे, जूल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये विशिष्ट उष्मा का मात्रक है। अब इसमें से ही देखिए, ये एस, ओनली एस तो क्या है विशिष्ट उष्मा, अगर इसके साथ एम को भी गुणा कर दें तो ये बन जाएगी उष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ये तो स्पेसिफिक हीट है, और इसको द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो बन जाएगी उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट। तो उस केस में फिर इसका पूरे का एम एस का सबूत निकालना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा धारिता। तो अगला लिखेंगे उष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। तो ये एम एस पूरा होगा जो कि डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो ये सूत्र लिखा था अपन ने, उसमें से एम एस पूरा रख लिया। तो अगर आपको एस का याद है तो सीधा एम से गुणा कर सकते हैं, एस का याद करना नहीं है। हमें जो मूल चीज़ है ना उनका याद करना, हर किसी का रटना नहीं है, उसे बनाना आना चाहिए। तो डी क्यू उष्मा का तो वही हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये डी टी टेम्परेचर का क्या हो गया केल्विन। और इस वाले हिस्से को अपन जूल बोल ही रहते एक तरह से, तो जूल प्रति केल्विन भी हो गया इसका। जूल प्रति केल्विन 2-5 बार लिखेंगे, ये याद हो जाएंगे, फिर पाठ पढ़ेंगे अपन तब और उनका बार बार रिवीजन होगा, तो इससे कोई मुश्किल काम नहीं है। जूल प्रति केल्विन, ठीक है। तो उष्मा हो गई,
फिर उसके बाद विशिष्ट उष्मा हो गई, एक है गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या वैसे देखा जाए तो कि जैसे अपन पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को जब गर्म करें तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, यानी हम जो हीट दे रहे हैं, जो उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसको पानी को टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ रही होती है। फिर एक कंडीशन आएगी जब पानी लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होने लग जाएगा, यानी उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है उसका, उस केस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता पानी का। ऐसे बर्फ़ के साथ भी होता है, बर्फ़ को जब अपन गर्म कर रहे होते हैं तो बर्फ़ का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, जैसे पानी का भी अलग अलग टेम्परेचर होता है। एक तो ठंडा पानी हो सकता है, बहुत ठंडा हो सकता है, थोड़ा गर्म गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म, इस तरह का हो सकता है। जैसे बर्फ़ भी अलग अलग टेम्परेचर की हो सकती है। तो बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जैसे -10 की है, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह -40 तक हो जाती है वो, तो माइनस से बढ़ते बढ़ते वो 0 तक आ सकती है। जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 हो जाएगा फिर वो लिक्विड में पानी में चेंज जाना शुरू हो जाएगी, उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। ऐसे पानी के साथ होता है कि पानी मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर वाला है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, 27 वाला है, उसको आप गर्म कर रहे हैं तो पहले पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर पानी का जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा उसके बाद वो पानी वाष्प में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसका अवस्था परिवर्तन आ जाएगा। उस समय पानी का ताप नहीं बढ़ता है, जबकि नीचे से अपन उस हीट दे रहे होते हैं, तो उस समय वो हीट क्या काम आ रही होती है। तो पानी का जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है, उसका ताप नहीं बढ़ रहा होता है, तब दी गई उष्मा उसके अणुओं को दूर दूर करके वेपर बनाने में काम आती है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो हमें महसूस नहीं होता कि उष्मा गई कहाँ, मतलब गर्म हो रहा होता लगता है हाँ उष्मा काम आ रही है। तो उस समय जो उष्मा होती है वो क्या बन जाती है, गुप्त उष्मा बन जाती है एक तरह से, ठीक है। तो यानी उस समय दी गई उष्मा, दी गई हीट उसके अणुओं को दूर करने में काम आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही, तो वो गुप्त उष्मा छुपी हुई है, मतलब एक तरह से। इसलिए कहते हैं ना कि गर्म भाप, सेम टेम्परेचर की हीट जो वो वाष्प होती है वो पानी से ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ, रोटी की भाप जो होती है ना, पपड़ी फोड़ने पर रोटी की तो एक दूसरे बहुत तेज़ लगती है वो, तो उसका रीज़न ये है कि जो भाप है उसके अंदर वो गुप्त उष्मा भी है, क्योंकि पानी गर्म हुआ और फिर पानी गर्म होने के बाद वो कणों में उसके जो अणु दूर दूर हुए, तो वो अणु को दूर दूर करने के लिए उष्मा उसमें घुसी हुई है, मतलब एक तरह से, तो ज़्यादा उष्मा होती है इसमें, तो वो गुप्त उष्मा होती है। तो हाँ, एक तरह स्टेट चेंज के टाइम इसका रोल होता है, कहने वाले ये कह सकते हैं। तो अब लेकिन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, एकांक द्रव्यमान की उष्मा होती है एक्चुअली, यानी इसको अपन अगर परिभाषित करें, मात्रक निकालना है तो इसको लिखेंगे एकांक द्रव्यमान की उष्मा। तो एकांक द्रव्यमान की उष्मा मतलब वही द्रव्यमान, उष्मा ऊपर तो आ जाएगा सूत्र, कितना हीट दिया अपॉन नीचे द्रव्यमान लिखना है, सिंपल सा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मतलब उष्मा वो तो सिंपल सा ऊर्जा है, विशिष्ट उष्मा वो ms वाला है, ठीक है, वो s वाला, सॉरी, उष्मा धारता ms वाला है, और गुप्त उष्मा एकांक द्रव्यमान की उष्मा है, इस तरह से। तो उष्मा का तो वही जूल हो गया या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और द्रव्यमान का वापस क्या हो गया, किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके इसमें। अब इससे संबंधित एक और 2-4 चीज़ें और हैं। ये संवेग इंपॉर्टेंट राशि है, संवेग का संबंध बल से भी होता है, ऊर्जा से भी होता है, इस तरह से। तो संवेग का मतलब P से डिनोट करते हैं इसको, सूत्र उसका m गुणा v होता है, द्रव्यमान गुणा आयतन। किसी चीज़ में गतिशील वस्तु जो फोर्स लगता है, वो फोर्स संवेग में परिवर्तन के हिसाब से लगता है। जैसे साइकिल और ट्रक दोनों समान स्पीड चल रही है, लेकिन अगर जिसमें टक्कर लगेगी, जैसे मान लो आप 50 की स्पीड चलती हुई साइकिल से दीवार टक्कर मारो और 50 की स्पीड चलते हुए ट्रक से दीवार टक्कर मारो, तो तोड़ने के चांस किसके द्वारा ज़्यादा है, ट्रक के द्वारा, जबकि स्पीड दोनों की क्या है, सेम। क्योंकि अकेले स्पीड से मतलब नहीं होता, बल जो दीवार को तोड़ने के लिए चाहिए फोर्स, स्पीड नहीं। अब स्पीड तो बॉल की भी हो सकती है, 50 की स्पीड से बॉल से मार दो, बॉल से दीवार नहीं टूटेगी। जैसे आते हैं ना खिलाड़ी, जैसे मान लो बॉल फेंक रहा था क्रिकेट में, तो कितनी स्पीड से फेंकते हैं वो, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकते हैं मान लो। अब वो कई बार बॉल खिलाड़ी की लग भी जाती है तो बिल्कुल तहस नहस थोड़ी जाता है, उसको बिखर हो जाता है, लेकिन उतनी स्पीड अगर टक्कर मारे तो नया खिलाड़ी लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बॉल तो स्पीड तो है, लेकिन वो उतना फोर्स नहीं लगा पा रही। उसका कारण फोर्स लगता है संवेग में परिवर्तन से, और संवेग में क्या है, वेलोसिटी के साथ साथ द्रव्यमान भी काम आता है। तो वेग अगर दोनों का समान है तब भी द्रव्यमान अगर कम होगा तो संवेग कम होगा, संवेग कम होगा तो उसका परिवर्तन भी एक तरह से कम ही आएगा, इस तरह से।
और परिवर्तन जो हो रहा है वो भी कितने टाइम में हो रहा है उससे बल निकलता है। सडन जो होता है उसे बहुत तेज चोट लगती है, धीरे धीरे लगेगा तो चोट कम लगेगी। इस तरह से टाइम जितना कम फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है झटका मीट हाउस। झटका मतलब बल तो लगा रहे हैं और बहुत कम टाइम में लगा तो खट से गर्दन उठ जाती है, तो वो टाइम का भी रोल होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो सब आगे आ जाएगा। लेकिन अभी आप तो संवेग मतलब ये ध्यान रख लो कि ओनली वेग, फोर्स वगैरह वेग से नहीं लगता है, साधन द्रव्यमान में काम आता है। इसलिए जैसे मान लो स्पीड से साइकिल आ रही है तो आपको 10-20 की स्पीड से अगर साइकिल आ रही है तो आप पकड़ के रोक सकते हो, रुक रुक यार कोई दोस्त आ रहा आपका। लेकिन उतनी स्पीड से अगर ट्रक आ रहा हो उसको कभी रोकने का दुस्साहस करें तो पता लगेगा वो रुक नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर फोर्स भी ज़्यादा है। ऐसे ही अगर मान लो द्रव्यमान भले ही कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो भी संवेग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ओले गिरते हैं तो छोटा सा कंकड़ होता है और इसे चोट बहुत तेज लगती है, कारण कि ऊपर से आ रहा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। द्रव्यमान छोटा सा है उसके अंदर लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण उसकी चोट भी, जब वो रुक जाता है एकदम से तो वो उतनी वेलोसिटी वाला और साथ में उसका मास दोनों का जो मल्टीपल संवेग था और उसका रुकते ही एकदम से वो क्या हो गया, जीरो। तो उसका जो चेंज आया संवेग में बहुत ज़बरदस्त आता है और संवेग में चेंज आने से फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये उसका अभी जो मैंने बात बताया इसका मात्रक से कोई रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बात चली तो इसलिए मैंने टॉपिक बता दिया। खैर, तो यहाँ पर m इंटू वी अपन लिखेंगे तो वही m तो क्या हो जाएगा किलोग्राम और वेग क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये संवेग है, मोमेंटम। और संवेग में परिवर्तन को ही बोलते हैं आवेग, चेंज इन मोमेंटम जो होता है, इसको डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, लेकिन जब P2 का अब मात्रक माइनस कर रहे हैं तो इसका जो मात्रक होगा वही मात्रक इसका आएगा और वही मात्रक इनके चेंज का आएगा। तो मात्रक में कोई फर्क नहीं है, संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है। तो जो मात्रक संवेग का है वही मात्रक आवेग का आएगा। तो मात्रक उसका भी क्या हो जाएगा, वही वाला किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब इसको अगर बल से संबंधित करें अपन तो एक और थोड़ा ध्यान रखो, F बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P और दर का मतलब हो गया डेल्टा T। ये एक सूत्र हो गया जो गति का दूसरा समीकरण भी है। ठीक है, इससे अगर अपन डेल्टा P का रिलेशन निकालें तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अकेला करें डेल्टा P को तो इस डेल्टा T को हटाना पड़ेगा। इस साइड में जो नीचे है उधर जाकर के क्या हो जाएगा ऊपर, यानी इधर तो इसका भाग लग रहा है डेल्टा T का, तो ये उधर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी F को डेल्टा T से गुणा कर देंगे, F के साथ डेल्टा T गुणा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, देखो कई बार नंबर इसलिए बताता हूँ, हो सकता है आपको आती भी हो कि हाँ साहब ये तो आता है क्या गुणा भाग, आप बताते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है किधर क्या करें। तो अब इससे अपन अगर मात्रक निकालना ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बल का मात्रक वही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका तो हो गया, और साथ में एक साथ लिखो तो आप न्यूटन भी लिख सकते हो उसका, और समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड। तो ये भी संवेग में परिवर्तन का मात्रक है या आवेग का मात्रक बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड, इस तरह से लिखा जा सकता है। न्यूटन इंटू सेकेंड भी इसका मात्रक लिखा जा सकता है। अब संवेग आ गया, तो इसी का एक भाईबंध है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जैसे दिखा देते हैं इसको, सूत्र इसका संवेग गुणा दूरी होता है, इसे MVR ही बोल सकते हैं अपन, केमिस्ट्री में आता है। बोर का जो मॉडल है उसमें कहता है कोई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक चारों घूमता है, उसका घूमते किसी कक्षा में से कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो कोणीय संवेग MVR ही लिखता है। ठीक है ना, तो घूमती हुई वस्तु के जो कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं, तो कोणीय संवेग में ये रेखीय संवेग यानी M भी तो हो ही गया और एक दूरी और जुड़ गई, गुणा हो गई मतलब, तो M का तो किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड और R का मीटर, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड।
ठीक है, तो ये तो आपस में मिलती जुलती बातें ही हैं। अब एक थोड़ा अपन दाब का जो मात्रक है मैंने बता दिया मात्रक, इसके और कई सारे मात्रक है, उसको मैं एक उसकी ट्रिक ही बताऊंगा आपको याद करने की। जैसे दाब के बहुत सारे, अभी एक तो मात्रक बताया मैंने आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन दाब के कुछ प्रैक्टिकल मात्रक भी हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो ऐसा ही पद्धति वाला मात्रक हो गया, लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर भी दाब का एक मात्रक होता है, बहुत फेमस मात्रक है एटमॉस्फेयर। और टोर भी होता है, बार भी होता है, mm ऑफ Hg भी होता है, उसके और कई सारे मात्रक, सारे मात्रक कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो उनके पास आपस में संबंध भी थोड़ा ध्यान रखना है, उसकी ट्रिक्स में बता दूंगा। उससे पहले अपन बाकी अभी फ्लो में जो चल रहा है वो कर लेते हैं, कि थोड़ा ध्यान रखेगा इसको। तो क्षेत्रफल का आपको पता ही लग गया, मीटर स्क्वायर काम आएगा, आयतन का मीटर क्यूब काम आएगा। तो नहीं ध्यान हो तो लिख लो एक बार, ताकि अपन और बाकी कर सकें। क्षेत्रफल किसी का भी निकालें, आयतन का, वर्ग का, आयतन नहीं, आयत, वर्ग या गोले का निकालेंगे तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो या 4πr² हो तो उसमें मीटर स्क्वायर आता है। आयतन किसी का भी निकालें, गणितीय सूत्र कुछ भी हो, मात्रक इसका मीटर क्यूब भी आता है। लेकिन इनसे मिलके जो मात्रक आता है वो है घनत्व, है वो इम्पोर्टेंट है। घनत्व का संबंध द्रव्यमान और आयतन से है। किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग देते हैं m/v, तो घनत्व को d से भी दिखाते हैं या रो से भी दिखा देते हैं। यहाँ v का मतलब वेलोसिटी नहीं है, आयतन है, वॉल्यूम, ये द्रव्यमान है, और v का मतलब आयतन है। तो द्रव्यमान का मात्रक तो क्या हो गया, किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका CGS मात्रक भी ध्यान रखेंगे, किलोग्राम की जगह लिखेंगे ग्राम, और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। वो थोड़ा सा मैं हाथ का ध्यान लिखा देता हूँ, क्योंकि उसको आगे अपन काम आएगा। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अगर इसका CGS बदल दें अपन, ये तो MKS का हो गया, किलोग्राम की जगह लिखेंगे ग्राम, और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लेकिन कई बार इस तरह ग्राम को अगर इंग्लिश में लिखकर GM तो लिख ही देंगे, सेंटीमीटर को इंग्लिश में CM लिख करके क्यूब ऐसे लिखेंगे। तो इसको और थोड़ा सा दूसरा ऐसे लिखा, सेंटीमीटर तो एक C, और इस क्यूब का भी दूसरा C, तो C हो जाता, G लिख देते हैं, सॉरी, ग्राम का G ही लिखते हैं, वो मेरी आदत G की है, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को C बोल देते हैं। तो C का मतलब सेंटीमीटर और दूसरी का मतलब क्यूब, या उल्टा बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से लिखते हैं। तो उधर तक क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनमें रिलेशन कितना होता है, कैसे इसको चेंज करना होगा। किसी का आपको घनत्व है, जो डेंसिटी है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन हो, और उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो, तो इसमें कई बार अपन गलतियाँ करते हैं। और जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वही मिलीलीटर होता है, लेकिन मिलीलीटर प्रैक्टिकल मात्रक है, वो CGS का भी नहीं है, MKS का भी नहीं है, SI का भी नहीं है। मिलीलीटर, लीटर कौन से हैं, प्रैक्टिकल यूनिट है। तो उनमें आपस में संबंध क्या है, वो पर मैं कन्वर्जन अलग से पढ़ाऊंगा आपको। कन्वर्जन का मतलब किसी भौतिक राशि का मान एक यूनिट में दे रखा है और उसका दूसरी यूनिट में निकालना है, चेंज करना आना चाहिए, और वो अपन को हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी उसकी, क्वेश्चन आना चाहिए, उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो गलतियाँ होती, और उसको रट नहीं सकता आप, तो अपन आगे बताएंगे, ठीक है जी। आगे देखो, अब यहाँ पर अपन कुछ कोण वाली, जैसे कोण है, तो कोण का सूत्र तो होता है चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, तो वो तो सूत्र है, तो सूत्र तो इसका चाप बटा त्रिज्या, लेकिन इससे इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा, लेकिन इसको नापना जरूरी, तो इसका अलग से मात्रक रेडियन बना रखा है। रेडियन कह सकते हैं, या डिग्री कह सकते हैं, या चक्कर, तीनों इसके मात्रक है। चाप बटा त्रिज्या देखेंगे तो मीटर बटा मीटर या सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको नापने के लिए मात्रक देना जरूरी था, तो उसको डिग्री में या रेडियन में नापते हैं। रेडियन ऐसा पद्धति का पूरक मात्रक है, एक अलग से दिया हुआ सप्लीमेंट्री यूनिट, डिग्री और रेडियन। तो इसका रेडियन हो गया, तो कोण आ गया, तो कोण से फिर आएगा कोणीय वेग, कोण से क्या आएगा, कोणीय वेग। कोणीय वेग को अपन ओमेगा से दिखाते, तो ये भी कोण बटा समय होता है, एकांक समय होने वाला है कोण में परिवर्तन, कोण बटा समय। कोण का मात्रक ऊपर क्या आ गया, रेडियन, और समय का क्या हो गया, सेकंड।
ऐसे लिख लो, रेडियन प्रति सेकंड। तो हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। कोणीय वेग का आ गया तो कोणीय त्वरण भी हो सकता है। तो कौन है ये? तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये एंगल हो गया ना, एंगल से बना एंगुलर, एंगल, एंगुलर और ये एंगुलर। तो कोणीय त्वरण आ गया। तो कोणीय त्वरण में कोणीय वेग जैसे रेखीय वेग होता है और फिर त्वरण आता है रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण क्या होता है? रेखीय वेग बटा समय। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बटा समय। कोणीय गति में, वर्तुल गति में ये काम आएगा कई बार। तो कोणीय वेग का मात्रक तो वही रेडियन प्रति सेकंड हो गया, और एक बार समय का मात्रक फिर सेकंड आ गया तो क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और कुछ छोटी मोटी बातों को देखो, समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है। तो ऐसे ही आवर्तकाल अगर बोल दे कभी, तो आवर्तकाल, काल का मतलब, काल भी क्या होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, मतलब वो समय की बात कह रहा है। तो आवर्तकाल का मात्रक यानी इसको टाइम पीरियड बोलते हैं वो टी। तो इसका मात्रक भी क्या होगा? समय, एक तरह से समय ही है, मतलब आवर्तकाल भी समय ही है। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। एक आवर्ती बोल दें तो आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा होता है, 1 आवर्तकाल होता है। तो 1 सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स। तो सेकंड और ये सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो है वो कैसा मात्रक हुआ? मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है? सेकंड इनवर्स बताइए। सेकंड इनवर्स मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? हाँ जी, सेकंड इनवर्स मूल मात्रक हुआ कि व्युत्पन्न मात्रक हुआ? जैसे तरंग संख्या भी अपन हाथ का लिख लेते, चलो यहाँ तरंग संख्या। तरंग संख्या आपने देखो तो 1 लैम्डा होता है वो, वेव नंबर्स। इंग्लिश में क्या, ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये टाइम पीरियड हो गया और ये फ्रीक्वेंसी और ये वेव नंबर। तो 1 लैम्डा, लैम्डा तो तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य सिंपल सा लंबाई होती है, वेव लेंथ। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो लेंथ मतलब वो तो लेंथ ही है, तो उसका मात्रक वही मीटर हो गया। बहुत छोटी होती है तो उसको एंगस्ट्रॉम में भले ही नाप लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही पद्धति में बोलेंगे तो मीटर। लेकिन यहाँ पर तरंग संख्या क्या हो जाएगी? 1 मीटर। तो 1 मीटर, तो ये जगह मीटर इनवर्स। तो ऐसे मीटर इनवर्स ये भी मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक? फंडामेंटल है, डेरिवेटिव है? क्या होगा बताओ? ये वाला मीटर इनवर्स व्युत्पन्न मात्रक होगा, सही से बताओ। और सेकंड इनवर्स भी कौन सा होगा? क्या बताओ कमल जी, क्या होना चाहिए? गलत बोल लो कोई बात नहीं, अपन को सब सब एक जैसे यहाँ पर सब पढ़ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। व्युत्पन्न ही है, व्युत्पन्न ही है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा दिया, मतलब सेकंड ही मात्रक, सेकंड क्या था? मूल मात्रक। अब उसको अगर 1 के नीचे भी ले गया ना, 1 सेकंड कर दिया, तभी वो क्या हो गया? बदल गया, व्युत्पन्न ही हुआ है, ठीक है ना। यानी गेहूं को अपन पीस लिया, गेहूं के बाद आटा बन गया, तो वो भी इसका व्युत्पन्न ही है। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो वो व्युत्पन्न ही कहलाएगा। ऐसे मीटर है तो 1 मीटर करते भी वो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कई बार आ जाएगा निम्न कौन सा मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है या नहीं है। लगता है तो सेकंड तो है और तो कुछ जोड़ा घटाया नहीं। जोड़ा घटाया कैसे नहीं? उसको तो उल्टा कर दिया, डिवाइड कर दिया नीचे इसमें, इसलिए वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न ही कहलाएगा। 1 मीटर हो, 1 सेकंड हो, 1 किलोग्राम हो, कुछ भी हो, 1 के नीचे भी लेके तो वो व्युत्पन्न ही मात्रक कहलाएगा। तो ये आवर्ती हो जाएगा। तो आवर्तकाल, आवर्ती, इनका मात्रक ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा बीच में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ दाब के। जो अभी अपन और मात्रक लेंगे, जो कि ये जितना ज़्यादातर मैंने मात्रक बताया, ये सब कौन से हैं? वो पुरानी एमकेएस पद्धति में आ गए, तो मान लो एक तरह से इसमें थोड़ा टाप जरूर आ गया। बाकी अभी अपन को धारा, आवेश, वोल्टेज, वो वाले कोई मात्रक नहीं लिए, वो भी आगे लेंगे। उससे पहले बीच में एक
ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। तो दाब की जो मात्रा अपने, एक तो मात्रा कौन सा पढ़ा अभी, दाब का मात्रा क्या पढ़ा, बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल क्या आया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल, ठीक है, यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो 1 पास्कल ही होता है, ठीक है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। जैसे न्यूटन इंटू मीटर उसको जूल बोलते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर वह 1 जूल होता है, ऐसे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। लेकिन इसके और जो मात्रक होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक एटमॉस्फेयर भी होता है, इसका मात्रक टोर भी होता है, इसका मात्रक बार भी होता है, और इसका मात्रक mm ऑफ hg भी होता है। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या है वो देखना है अपने को। तो एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू ये 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। एक तो ये संबंध अपन को ध्यान रखना, ये तो आप अलग से ध्यान रख लेंगे। बाकी अब देखो आप, इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक एक करके लिखेंगे ताकि एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको तो आप याद कर लो कैसे भी करके। लेकिन एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार होता है, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार। ध्यान था किसी को, अगर होगा तो कभी याद भी किया होगा तो कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे इसमें। और एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना टोर होता है, 786 नहीं 760 टोर। और एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg भी होता है, और एक टोर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ hg भी होता है। ये भी आपका रिलेशन है और आपको पता भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। या फिर केमिस्ट्री में भी काम आएगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि कोई द्रव है उसका वाष्प दाब इतना है, इस तरह से चीज़ें आती है, वेपर प्रेशर वगैरह। तो अब इसको आप लिखोगे, याद करोगे, एक आधा याद होगा, कभी आपको सब याद आएगा कि एटमॉस्फेयर भी होता है, टोर भी होता है, बार भी होता है, और एक और लिख लो, हाँ ये आएगा, एक टोर इक्वल टू 1 mm ऑफ hg। तो अब इसको याद कैसे करें, तो इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, उसको ध्यान रख लो आप। एक एटमॉस्फेयर है, ये याद था क्या आपको, सुविधा था ये पूरा याद रटा हुआ है नहीं है ना। अब इसको कोशिश करोगे सीधे से रटने की तो हो जाएगा याद, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में साफ हो जाता है, या अपन एग्जाम के दिनों में इन टाइम में रिवीजन नहीं करे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ट्रिक से याद करो कि एक एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर याद मत करो, इसको एटम बॉम्ब याद कर लो। और एक एटम बॉम्ब कितने बार फटता है, एक ही बार फटता है। एटम बॉम्ब कोई सुना कि हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिराया, एक बॉम्ब से 7 फटाके धमाके, वजह होता है दिवाली फटाके आते हैं कि 7 धमाके वाला फटाका, 7 धमाके वाला एटम बॉम्ब नहीं आते, धमाका एक ही बार। ये मान लो आप कोई नई टेक्नोलॉजी से आ भी जाए तो आपको यही ध्यान, एक एटम बॉम्ब कितने बार फटेगा, एक बार फटेगा। लेकिन जब एक एटम बॉम्ब फटता है तो उसके टुकड़े तो बहुत सारे होंगे, तो टुकड़े बहुत सारे होंगे तो वो कोई एक एटम बॉम्ब एक जगह नहीं गिरेगा, उसके टुकड़े बहुत सारे होंगे के कितने जगह गिरेगा। जगह को अपन राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, ठोर बोलते हैं। इस ठोर पे, उस ठोर पे, यहाँ पर, तो ठोर को, टोर की जगह क्या पढ़ लेंगे अपन, ठोर पढ़ लेंगे। तो एक एटम बॉम्ब के टुकड़े कितने ठोर पे गिरेंगे, 760 ठोर पे गिरेंगे। अब इसको कुतर नहीं लगाना कि साहब 760 ठोर पे कैसे, 761 पे गिर गए तो भाई बात है कि 700 हमको बहुत नहीं लगा रहे, हमें संख्या सब याद आएगी, हमें एक भी याद आएगा, 760 भी याद आएगा। मतलब कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये लगता है कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 टोर था कि 760 टोर था, ये कन्फ्यूजन होता है। संख्या तो 760 याद आएगी, लेकिन वो एक के ये वाला आएगा, एक आएगा कि 760 आएगा कि 10 की बात 5 टोर आएगा, ये कन्फ्यूजन होता है। तो हमें एकदम क्लियर रहे कि एक एटम बॉम्ब कितनी जगह कितनी ठोर पे गिरेगा, 760 ठोर पे गिरेगा ऐसे। और एक एटम बम जो 760 ठोर पे गिर रहा है तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो कितने mm के टुकड़े हो जाएंगे। इसको पहले इसको थोड़ा ध्यान रख लो। एक टोर, जब एक एटम बम के 760 ठोर पे गिर गया तो एक ठोर पे तो कितना सा टुकड़ा आएगा, बहुत छोटा टुकड़ा आएगा। तो एक ठोर पे तो 1 mm का टुकड़ा ही आएगा, mm मतलब मिलीमीटर। तो एटम बम कितना होता है, 10, 20, 50 किलो का एटम बम होगा। तो वो 760 ठोर पे गिर गया था, तो मानो छोटा सा एटम बम पर डाला और उसके 760 ठोर पे गिर गया, तो एक ठोर पे तो 1 mm का टुकड़ा ही पाती आया। जब एक टोर इजिकल टू 1 mm होता है तो 760 टोर इजिकल टू 760 टोर 760 mm हो गया इस तरह से। और 760 टोर इजिकल टू ही 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 760 mm इजिकल टू भी 1 एटमॉस्फेयर होता है। और ऐसा नहीं करो तो डायरेक्ट कर लो कि एक एटम के कुल कितने mm के टुकड़े बनेंगे, 760 mm के। एक टोर पे तो
यानी एक ठोर पे तो 1 mm का टुकड़ा, लेकिन एक एटम बम पूरा बम उससे तो 760 mm के टुकड़े हो गए मतलब, ठीक है ना। तो अब दोबारा देखो, बिना अब मैं इसको आपको मिटा दूं फिर बताऊं। एक एटम बम कितनी बार फटेगा? एक बार, अब याद रहेगा नहीं। और एक एटम जब फटेगा तो कितने ठोर पे गिरेगा? 760 ठोर पे गिरेगा। एक ठोर पे, यानी एक ठोर पे कितने mm का टुकड़ा गिरेगा? एक है। एक ठोर पे तो एक छोटा सा टुकड़ा गिरेगा नहीं, 1 mm का टुकड़ा गिरेगा, mm ऑफ Hg। पारे का स्तंभ, जो बैरोमीटर होता है, पारे से दाब नापते हैं, तो उसका जो पारा चढ़ता है वो कितने mm ऊपर चढ़ जाएगा, उस हिसाब से उसका प्रेशर मेजरमेंट होता है, HdG इस तरह से। और एक टोर पे आ गया, एक टोर इजिकल टू 1 mm, तो 760 टोर इजिकल टू 760 mm। और 760 टोर को क्या लिख सका आपने? एक एटम। तो यहाँ 760 टोर क्या लिख दूँ मैं? एक एटम, ठीक है ना। ये 760 टोर ये एक ही चीज़ है, तो यहाँ से की जगह ये चला गया, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो और वापस यानी 760 टोर को एक एटम लिख दिया, तो ये 760 mm हो गया। यानी डायरेक्ट भी या तो यूँ सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट ध्यान, एक एटम से 760 mm के टुकड़े हो गए। एक एटम में 760 mm के टुकड़े तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। अब तो अब नहीं भूलेंगे। अब जब भी चलते फिरते कोई बात आए एटमॉस्फेयर की, तो एटम बम ध्यान आना चाहिए। जब भी एटम बम को खबर पड़ी तो ये बल्कि मात्रक याद होने चाहिए। ऐसे अभी अपन पढ़ेंगे आगे चुंबक क्षेत्र के इनके, तो चुंबक क्षेत्र का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकन तीव्रता का, इनके मात्रक बहुत सारे होते हैं। गाउस भी होता है, टेस्ला भी होता है, ओरस्टेड भी होता है, एम्पीयर प्रति मीटर भी होता है, वेबर भी होता है, ठीक है, मैक्सवेल भी होता है। तो उनके आपस संबंध अपन किसी ट्रिक से याद कर लेंगे। जो एक जगह की जैसे कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें, तो वो भी अपन करेंगे। वापस अपन वहाँ पर आ जाए, इसको उतार लो, करने को उतार कर लो, कॉपी कर लो। और ये आपको अलग से ध्यान रखना है, एक एटम इजिकल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन। यानी एटमॉस्फेयर बड़ी चीज़ है, तो उसके बाद 5 न्यूटन 1 लाख न्यूटन के बराबर एक तरह से। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ी चीज़ होगी ना। एटमॉस्फेयर थोड़ा सा दिमाग को भी कन्फ्यूजन होना था, इस तरह मन में कोई ना कोई हिंट रखो आप कि न्यूटन और एटमॉस्फेयर, ये न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन से ध्यान रख लो, न्यूटन तो आदमी है और एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब तो एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 लाख न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये सब मात्रा कहीं ना कहीं काम आएंगे। जैसे संबंधी पूछ ले कोई, बिना देखे बना के लिखो एक बार आप, इस पूरे को सीक्वेंस को बिना देखे लिखो एक बार दोबारा, पीछे लिखो कॉपी में बिना देखे लिखो, बिना देखे। एक एटम कितने बार फटेगा लिखो। मतलब कहानी ध्यान रखनी है, एटम बम फट रहा है, कितने बार फट रहा है? एक बार। एक बार फटने के बाद उसके कितने ठोर पे गिरेगा? एक एटम 760 ठोर पे गिरेगा। और एक ठोर पे गिरेगा तो उसका कितना टुकड़ा होगा? एक ठोर पे तो 1 mm का टुकड़ा आएगा। लेकिन पूरे एक एटम से कितने mm के टुकड़े बन जाएंगे? 760 mm के टुकड़े बन जाएंगे। उस तरह ध्यान रखना। और एक एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ है, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा होता है, और न्यूटन तो एक छोटा सा आदमी एक तरह से। तो न्यूटन वाला जो है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वाला, और एटमॉस्फेयर में क्या संबंध हो जाएगा? एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू ये 1.01 तो 1 ही मान लो आप, और 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 लाख न्यूटन के बराबर इस तरह से। तो ये तो थे आपके। अब अपन कुछ आवेश और धारा वगैरह उनके बारे में, ये क्या आ गया? ये कहाँ जाएगा? वाइट बोर्ड कहाँ गया?
ठीक है। अब देखो धारा का मात्रक अपन जानते हैं, धारा तो मूल राशि है, उसका मात्रक क्या था, एम्पियर, ऐसे दिखते हैं अपन। लेकिन आवेश की बात करें तो आवेश क्या है, व्युत्पन्न राशि। आवेश की प्रवाह दर को धारा बोलते हैं। तो अगर अपन धारा वैसे तो अगर देखें तो I बराबर Q अपॉन टी होता है, लेकिन हम Q का निकालना है तो I इंटू टी हो जाएगा। तो आवेश Q जो है बराबर I इंटू टी होता है। तो I का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक विद्युत क्षेत्र आएगा, तो विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। दो आवेश हैं, आवेश Q1 Q2, उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। गुरुत्वीय बल भी लग सकता है, अगर उन्हें द्रव्यमान से देखेंगे तो द्रव्यमान के मध्य गुरुत्वीय बल लगता है। आवेश होगा तो उसमें कहना है द्रव्यमान भी है, लेकिन द्रव्यमान वाली प्रॉपर्टी के कारण तो कौन सा बल लगता है, गुरुत्वीय बल। लेकिन उस वस्तु पर आवेश है तो आवेश वाली प्रॉपर्टी के कारण कौन सा बल लगता है, गुरुत्वीय बल, बहुत सॉरी विद्युत बल लगता है। जैसे आदमी अपन है, अपन किसी दीवार पर धक्का मारें तो वो जो धक्का जो बल है वो तो अपना शारीरिक मांसपेशियों वाला बल लगा, और किसी को दिमाग से ही गिरा दें, ऐसा कुछ बात कह दें तो वो मानसिक वाला बल लगा। तो एक ही आदमी में कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर भी कोई वस्तु पर आवेश है, उसके अंदर द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान के मध्य बल लग रहा है वो तो गुरुत्वीय बल, और उसकी जो आवेश वाला गुण है उसके कारण बल लग रहा है वो विद्युत बल होता है। तो अपन सिंपल सा आप सिंपली माने भाई आवेश है, तो आवेश दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसका मात्रक तो न्यूटन ही है, लेकिन वो विद्युत आवेश के एकांक आवेश पर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी बल बटा आवेश, इसका सूत्र ही हो जाएगा। ध्यान रखना, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक ये एम्पीयर इंटू सेकंड है। इसको एक साथ अपन कूलाम भी बोलते हैं, एम्पीयर इंटू सेकंड क्या बोलेंगे, कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम को ओनली सी लिख सकते हो। बल बटा आवेश सूत्र हो गया, बल का मात्रक तो न्यूटन ही है और आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। वापस अपन पूरा उसके रूप में लिखें, अगर विमा जैसे लिखनी पड़ेगी आगे, तो न्यूटन को तो क्या लिखा था अपन ने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और Q ये कूलाम का भी अपन क्या लिखा था, एम्पियर इंटू सेकेंड, मूल मात्रा के रूप में एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, आगे चलें। ऐसे एक आएगा विभव और विभवांतर। विभव बोल दे या उसका अंतर जो होता है विभवांतर, या बोल दे आपको विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। इस तरह से इन दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा फर्क होता है। विद्युत वाहक बल में जिसको EMF बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको V से दिखाते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया डेल्टा V। इनमें टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है डेफिनेशन में, लेकिन मात्रक दोनों के सेम ही है। तो अब विभव जो होता है उसका सूत्र होता है, ये एकांक आवेश को कहीं गति कराने में जो कार्य करना पड़ता है वो होता है विभवांतर। कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अपन कहीं गति करा रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है। तो कार्यता का मात्रक हो गया जूल, या ऊर्जा का मात्रक मान लो, लेकिन कार्य कौन सा, एकांक आवेश को गति कराने में कार्य। तो इसके थोड़ी सी परिभाषा ध्यान रखें। तो यानी ऊपर तो आएगा कार्य, और कार्य किसको, एकांक आवेश के लिए कर रहे हैं, तो कार्य बटा आवेश, ये इसका सूत्र है एक तरह से। यानी विभवांतर भी एक बार कार्य ही है, लेकिन कार्य किसके लिए, एकांक आवेश को गति कराने के लिए कार्य। तो जब जिसको एकांक बोलते हैं तो उसका नीचे भाग दे देंगे। अब कार्य का मात्रक तो क्या हो गया था, हाँ, एकांक आवेश को गति कराने में कार्य। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन से बैटरी है,
बैटरी करंट जब भेजेगी तो वो आवेश को गति कराएगी, तो बैटरी जो डिस्चार्ज होती है उस आवेश को गति कराने के चक्कर में डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो आवेश लगातार गति करेगा तो कार्य होता है उसका। हाँ, चार को वापस घूम घाम के आएगा ना लगातार, तो उस पूरे परिपथ में सर्किट में घुमाना पड़ेगा। तो आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर घूमता है, और जहाँ विभवांतर होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो उसको कैसे भी समझ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में घूम रहा है, विद्युत क्षेत्र घूम रहा है तो विभवांतर के कारण घूम रहा है, विभवांतर वोल्ट बैटरी ने उत्पन्न कर रखा है, तो बैटरी धीरे धीरे उस आवेश को गति कराने में अपनी एनर्जी को वेस्टेज करती रहती है और डिस्चार्ज होती रहती है। तो अपन को यहाँ परिभाषा पर जाएँ तो कार्य बटा आवेश, यानी जैसे मान लो कहते हैं क्यू आवेश को घुमाने में ई ऊर्जा खर्च होती है, तो एकांक आवेश को घुमाने में ई बटा क्यू ऊर्जा खर्च होगी। तो जो एकांक आवेश को यूनिट चार्ज को घुमाने में जो ऊर्जा खर्च हो रही ई बटा क्यू, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, विभवांतर कह रहे हैं इस तरह से। तो ई तो वही ऊर्जा या कार्य हो गया और क्यू आवेश हो गया। अब कार्य का मात्रक तो शॉर्ट में तो अपन लिखे तो क्या लेंगे, जूल लिख देंगे। आवेश का मात्रक क्या हो गया था, कूलाम, तो एक तो जूल प्रति कूलाम लिख लेंगे। जूल की जगह अपन क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, अपॉन कूलाम लिख सकते हैं। अब ये जो चैप्टर आएंगे ना आगे, इनके मात्रक बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं धारा आवेश और वो तो आ ही गया, और ऊपर जो एम केस वाले वो भी इसमें होते हैं कहीं के संबंध, द्रव्यमान, किलोग्राम, लंबाई, दूरी, सेकंड से संबंध होता ही होता है, और साथ में धारा इनसे संबंध और होता है, तो इनके मात्रक थोड़े से लंबे होने लग जाते हैं, बड़े बड़े। अब फिर न्यूटन को अपन क्या लिखेंगे, न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो होता ही है, ये तो हो गया न्यूटन का। फिर एक मीटर हो ही गया, और इधर जो कूलाम है, कूलाम में क्या आया था बताओ, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये सारे आने चाहिए संबंध। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव पूछना चाहता है कि निम्न से कौन सा संबंध विभवांतर के मात्रक से संबंधित है, या कौन सा मात्रक है विभवांतर का, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और चौथा ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी भी दे दिया, तो सारे मात्रक सही है। तो इसलिए क्वेश्चन का ये भी ध्यान रखना आपने को, जितने भी क्वेश्चन आप करें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना पूरा कब माना जाएगा, जब आप चारों ऑप्शन ही पढ़ लें। यानी आदत डाल लो आप लोग ये कि क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का सेंटेंस खत्म हुआ उसके बाद तुरंत चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्योंकि होता क्या, कई बार अपन एग्जाम में इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं क्वेश्चन पे, किसी को अर्जुन को दिखती थी तो यहाँ की दिखती थी पेड़ में, उतने ज़्यादा अपन कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ा और पहला ऑप्शन देखा अपन ने, और पहला ऑप्शन भाई सही आंसर था, तो अपन तुरंत उसको टिक कर देते हैं, अपन दूसरा तीसरे आंसर ऑप्शन पर ध्यान नहीं किया, हमारा फोकस क्या हो गया पहले ऑप्शन पे, तो दूसरा बगल में जो ऑप्शन लिखा वो भी दिखता नहीं कई बार। लेकिन अगर अपन दूसरा तीसरा पढ़ा होता, अब मान लो दूसरा ऑप्शन में सही है, तीसरा ऑप्शन में सही है और चौथा उपरोक्त सभी लिखा है, ऑल द अबव, तो हमको टिक कौन सा करना था, चौथा, और टिक कौन सा कराया अपन, पहला ही टिक कराया। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना तब पूरा माने जब आप क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को पढ़ लें। तो ये भी मात्रक से क्यूब की, हाँ सही, वो तो लिखेंगे आगे, वो तो छोटा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा किलोग्राम हो गया, ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम्पियर हो गया, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, और सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो विभव विभवांतर के हो गए। अभी और इसमें आएंगे मात्रक थोड़ा इनके बाद। अच्छा, इनको अभी आपको मैं कल सिखा रहा हूँ निकालना, एक तरह से मान लो अभी रटा नहीं जाए उसकी टेंशन नहीं लेनी है, एक दो बार पढ़िएगा घर जाके, जो चैप्टर ये चल रहा है, फिर बाकी जो चैप्टर आएंगे ना, अब जैसे मान लो पर्टिकुलर एक चैप्टर विभवांतर का जब पढ़ेंगे तो सूत्र कई बार काम आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे अपन, तो याद करने की ज़्यादा टेंशन नहीं करनी। अभी आपको इनको थोड़ा सा ये देख लो कि निकालते कैसे हैं, कैसे सूत्र याद आएगा, और जितना याद हो जाता है ठीक है। ठीक, फिर इससे ज़्यादा अभी मात्रक बता रहा हूँ, कल एक बार यही मात्रक वापस से जब रिपीट होंगे जब अपन विमा पढ़ेंगे। इसे मेरे हाथ का विमा नहीं निकला इनकी, विमा के चक्कर में एक बार ये रिपीट हो जाएंगे मात्रक सारे आपके, तो उससे अपन विमा निकाल लेंगे। और फिर अपन कन्वर्जन पढ़ेंगे, और एक ऐसे सूत्र है, अज्ञात राशि दे दी कुछ भी, इसका मात्रक निकालो, ए का मात्रक क्या है, बी का मात्रक क्या है, तो वो कैसे काम आएगा, वो थोड़े विमाओं के नियम पढ़ के फिर अपन करेंगे। ठीक है जी।